नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज बात करते हैं हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के चौथे भाग की चौथे पार्ट की। इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम अस्पृश्यता के अंत की और उपाधियों के अंत की। ठीक। और इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया है आपका अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 13, जिसमें मूल अधिकारों से असंगत विधियां बताई गई हैं। और हमने आपका अनुच्छेद 14, 15, 16 जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं उसे भी कवर किया है। और आज बात करेंगे हम अनुच्छेद 17 की और अनुच्छेद 18 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। इससे पहले हम चर्चा करते हैं पिछली प्राचीन वर्ण व्यवस्था की। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते थे। ठीक है। और पहले क्या होता था, ये जो थे मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो शूद्र थे, इन्हें गुणों के हिसाब से बांटा जाता था कि भाई साहब, यदि आप भगवान की पूजा वूजा करने में अच्छे हो तो आप ब्राह्मण बन जाओ। ठीक। आप यदि बाहुबली टाइप के आदमी हो तो आपको क्षत्रिय बना दिया जाता था कि आप आज से क्षत्रिय हो। ठीक। और आप व्यापार वगैरह करते हो तो आपको वैश्य घोषित कर दिया जाता था। ठीक। और आप दूसरे कोई काम करते हो तो आपको शूद्र घोषित कर दिया जाता था। ठीक है। पहले ये सब गुणों के हिसाब से बांटा जाता था, तो तब तक ये ठीक था। फिर धीरे धीरे भारतीय समाज हमारा आगे बढ़ा। ठीक। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि भाई साहब, जो ब्राह्मण के घर में पैदा होगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। जो क्षत्रिय के घर में पैदा होगा, चाहे सिंगल पसली का भी हो, वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो वैश्य के घर में यानी व्यापारी के घर में पैदा होगा वो वैश्य ही कहलाएगा। और जो शूद्र के घर में पैदा होगा, भाई साहब कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, मतलब सॉरी, पढ़ा लिखा नहीं, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, वो शूद्र ही कहलाएगा। ठीक। अब यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन फिर इन पर अत्याचार होना शुरू हो गए। भाई साहब बहुत सारे अत्याचार होना शुरू हो गए। जैसे आपने पिछली पिक्चरों में भी देखा होगा, पहले पिक्चरें आती थी कि जो नीची जाति के लोग हैं वो अपने सर पर चप्पल रख के चलते थे वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे अत्याचार की कहीं आप जाएं तो आपको पानी छूने ना दिया जाए, आपको उनके ऊंची जाति वाले के जो कुएं होते हैं उनमें से आपको पानी ना निकालने दिया जाए, आपका छुआ हुआ पानी कोई पिए ना। तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है। तो अब हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। ठीक। अब इन लोगों पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, तो भैया इन लोगों पर भी नजर पड़ी कि भाई साहब इनके लिए भी कुछ करना है। और इनके लिए सबसे अच्छा काम किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो था ये सब चीजें खुद फेस की थी कि भाई साहब बहुत सारे, पता चला वो कहीं नहा रहे हैं तो उनके साथ कोई नहाएगा नहीं, अगर उन्होंने कोई पानी का गिलास छू लिया तो उसमें से कोई पानी नहीं पिएगा। उन्होंने बहुत सारे ऐसे अत्याचार सहे हैं। ठीक। तो अब संविधान पिक्चर में आया कि भाई साहब इनके जो अधिकार हैं उनको बचाना है। ठीक है। अब इस मौके पर मैंने दो शब्द कहीं से पढ़े थे कि किसी ने गीता लिखी, किसी ने कुरान लिख डाला, जिसे रोका था स्कूल जाने से उसी ने भारत का संविधान लिख डाला। तो इसमें बात हो रही थी आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। ठीक। अब बात करते हैं, संविधान पिक्चर में आया, उसने अनुच्छेद 17 को, अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की कि भाई साहब अनटचेबिलिटी गलत है, इसे समाप्त करना ही होगा। ठीक। अब अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। कि मान लीजिए कि कोई अनटचेबिलिटी से कोई चीज उपजी है कि भाई साहब ये अनटचेबिलिटी कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। कि भाई जिसने, मान लो मैं अनुसूचित जाति का हूं या जनजाति का हूं, मैंने किसी चीज को छुआ तो वो चीज अपवित्र कैसे हो गई, आप मुझे ये बताएं। ठीक। तो इसी से जो चीज उपजेगी या इसी से जो चीज जन्म लेगी वो भी लागू करना अपराध होगा, जो विधि अनुसार, लॉ के अनुसार दंडनीय होगा।
अब 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किए गए। 1955 में जो था नियम अनटचेबिलिटी के खिलाफ बना दिया गया था कि भाई साहब छुआछूत के विरोध में नियम बना दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने देखा कि भाई साहब इससे तो छुआछूत कम हो ही नहीं रही और बढ़ती जा रही है, तो फिर उन्होंने 1955 में संशोधन किया। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम क्या दिया गया? नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए कि भैया इसमें जो अब दंड दिया जाएगा वो और कठोर होगा, जिससे कि लोग इसको ना करें, छुआछूत को हटा दें, अपने समाज से छुआछूत को हम कैसे दूर भगाएं, वो सब इस अधिनियम में था। मतलब इतना सख्त इस कानून को बना दिया गया था जो 1955 में लागू किया था, उसमें संशोधन किया गया 1976 में। ठीक, अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को, मतलब हर प्रकार की अनटचेबिलिटी गलत होगी, ठीक है, समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि भाई साहब हर प्रकार की अनटचेबिलिटी गलत होगी, अस्पृश्यता गलत मानी जाएगी। ठीक, अब जो अस्पृश्यता शब्द है, ये शब्द ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। और क्यों? इसका एक कारण है कि भाई साहब अस्पृश्यता को आप यदि संविधान में या अधिनियम में परिभाषित कर देंगे तो सामने वाले की डिग्निटी का क्या होगा? मान लीजिए कि मैं अनुसूचित जाति का हूं, यदि वो मुझे संविधान में या अधिनियम में परिभाषित कर देंगे तो मेरी डिग्निटी का क्या होगा? मतलब मुझे खुद खराब लगेगा कि मुझे संविधान में अस्पृश्य के रूप में शामिल किया गया है या मुझे अस्पृश्य के रूप में या अनटचेबल के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिर मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे था। इन्होंने कहा कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता जो है, यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से इनका बहिष्कार नहीं है। कि भाई साहब आपको जो सामाजिक निर्योग्य साबित किया जा रहा है वो आपका सामाजिक बहिष्कार नहीं है। अब ये उन्होंने उस टाइम पे कहा था। ठीक है, अब इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे कि कैसे क्यों कहा था, किस लिए कहा था, वो हो सकता है उनके सामने सिचुएशन कुछ दूसरी हो। ठीक, अब जन सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 रुपए का दंड अथवा दोनों शामिल है। कि भैया 6 माह की सजा भी आपको हो सकती है आपने यदि ये कर्म किया। ठीक, और 500 रुपए का दंड भी आपको लगाया जा सकता है। ठीक है, और उसे संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की भी व्यवस्था की गई। कि भैया आपको राज्य विधानमंडल या संसद में चुनाव आप नहीं दे सकते, कि भैया आप चुनाव के लिए एलिजिबल नहीं है अगर आपने ये ऑफेंस किया है तो। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि यह अपराध माना कब जाएगा। इस अधिनियम को अपराध तब माना जाएगा जब किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना। कि भाई साहब मैं मान लीजिए अनुसूचित जाति का हूं या जनजाति का हूं, मैं गया पूजा करने मंदिर में, अब भगवान तो मेरे भी हैं। ठीक, अब उन लोगों ने मुझे भगा दिया कि भाई जा तू अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है या नीची जाति का है, तो ये अधिनियम इसको अपराध घोषित करेगा। ठीक, अब दूसरी बात कर लेते हैं, परंपरागत धार्मिक या दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। कि भाई साहब मेरे साथ मान लीजिए मैं अनुसूचित जाति का हूं या जनजाति का हूं या नीची जाति का हूं, मेरे को किसी ने बोला कि तुम इसमें ये बिल्कुल सही कर रहे हैं तुम्हारे साथ अनटचेबिलिटी करके, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक, अब
तीसरे की बात करते हैं, किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना। मान लीजिए कि बात, मैं गया चाय पीने, ठीक है, मैं हूं अनुसूचित जाति का या जनजाति का हूं, मैं गया किसी दुकान में चाय पीने, अब उसने मुझे चाय देने से मना कर दिया कि भाई साहब तुम अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, तो तुम्हें चाय नहीं देंगे। ठीक है भाई साहब, तो ये भी अपराध माना जाएगा। होटल में खाना खाने गया, या मान लीजिए के बाद अभी KGF 2 आएगी तो मैं देखने जाऊं और वो मुझे अनुसूचित जाति का या जनजाति का बोल के भगा दे, तो भी ये इसको अपराध माना जाएगा। ठीक है, और उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, मतलब अनटचेबिलिटी के आधार पर अनुसूचित जाति, मान लीजिए कि मेरी किसी ने बेइज्जती कर दी, ऐसी नहीं कि भाई मैं कहीं जा रहा हूं और उसने मुझे बिना मतलब मेरा नाम लेके बाकायदा कि भाई साहब तू फलाना अनुसूचित जाति का है, और फिर उसके बाद उसने मेरी बेइज्जती की, तो ये भी अपराध माना जाएगा। ठीक है, अब अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना, कि भाई आपको स्कूल जाने से भी रोका जा रहा है, किसी संस्थानों में जाने से भी रोका जा रहा है कि तू अनुसूचित जाति का है, तू यहाँ मत जा, तू वहां मत जा, तो ये भी अपराध माना जाए। बात करते हैं छठवें की, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, कि भाई साहब यहाँ तो आप मुझसे डायरेक्ट में बोल रहे हो कि यार तू थोड़ा दूर खड़ा हो जा, तू अनुसूचित जाति का है या जनजाति का है, या आपने किसी को बोला, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, अनटचेबिलिटी को मानना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अब किसी व्यक्ति को समान वित्तीय सेवाएं देने से रोकना, मान लीजिए कि मैंने पिज्जा हट में फोन किया, उनसे बोला कि भाई साहब मेरे लिए पिज्जा ले आइए, मेरा नाम ये है, मैं इस जाति का हूं। ठीक, अब उन लोगों ने भाई साहब मुझे मना कर दिया कि यार आप अनुसूचित जाति के हो या जनजाति के हो या नीची जाति के हो, तो आपको हम पिज्जा डिलीवर नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी ये अपराध है कि भाई साहब आप किसी को सेवाएं देने से रोक नहीं सकते, आपको सेवाएं देनी ही पड़ेंगी। ठीक, अब उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि यह जो अधिकार है निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा, कि भाई साहब निजी व्यक्ति को भी यह अधिकार है कि वो अनटचेबिलिटी को रोके, और राज्य का तो संवैधानिक दायित्व बनता है कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए, कि भाई साहब अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को जड़ से हमको खत्म करना है। ठीक है, और उसके लिए जरूरी कदम जो मैंने अनुच्छेद 12 में आपको राज्य की परिभाषा बताई थी, राज्य इसमें वही है। ठीक है, वो राज्य अस्पृश्यता को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए, कठोर से कठोर नियम बनाए। ठीक है, बात करते हैं उपाधियों के अंत की। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। ठीक है, अब उपाधियों का अंत ये क्यों करता है, क्योंकि पहले के जमाने में चलती थी उपाधियां, जैसे राजा, महाराजा, राज बहादुर, बाज बहादुर, वीर बहादुर, तो इस टाइप की जो उपाधियां लगती थी कि भाई साहब ये राजा साहब जा रहे हैं, ये महाराजा साहब जा रहे हैं, ये वीर बहादुर जा रहे हैं, तो इनको देख के जो नॉर्मल आदमी है, आम आदमी है, उसे देख के लगता था कि यार हम तो कुछ नहीं है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भाई साहब भारत में सभी व्यक्तियों को समान फील कराना है, सबको समान बताना है, तो इसके लिए इन उपाधियों का अंत जरूरी है। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की व्यवस्था करता है और इसमें 4 प्रावधान भी करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रावधान की, कि यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कि भाई साहब सेना में जैसे आपने देखा होगा कि कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, इस टाइप के जो पद होते हैं, और विधा संबंधी जैसे कि आप मान लीजिए डांसर हैं तो आपको डांसर बोला जाएगा, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं तो आपको डांसर बोला जाएगा, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो आपको क्रिकेटर बोला जाएगा, और इनके अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेना और विधा संबंधी उपाधियों के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है,
अब दूसरे की बात कर लेते हैं। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, कि भैया भारत का कोई भी नागरिक जो है वो विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, मतलब लेगा नहीं, प्राप्त नहीं करेगा, सॉरी प्रदान नहीं है, वो प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है। कोई विदेशी राज्य के अधीन, मतलब इसमें बात हो रही कोई विदेशी, किसी विदेशी की बात हो रही, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए, कि भाई कोई विदेशी हमारे राज्य के अंतर्गत काम कर रहा है, उसे किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। वो राष्ट्रपति की सहमति उसमें आवश्यक है कि यदि राष्ट्रपति चाहेगा तो उसे उपाधि दी जाएगी, अन्यथा उसे उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है। चौथे की बात करते हैं। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, राज्य के अधीन, जैसे कि मैंने आपको अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, कि भाई आपको कोई विदेशी सम्मान दे रहे हैं, ठीक, और यदि आप राज्य के किसी पद पे हो, आप मान लो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो कोई भी देश आपको उपलब्धि या उपाधि नहीं दे सकता, और यदि दे सकता है तो वो राष्ट्रपति की सहमति के साथ दे सकता है। यदि राष्ट्रपति चाहेगा, हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख चाहेंगे। बात करते हैं उपाधियों के अंत की, अनुच्छेद 18 की। इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। कौन? अनुच्छेद 18। ठीक। यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, कि भैया सेना में जैसे होते हैं कर्नल है, जनरल है, ब्रिगेडियर है, इस टाइप के सम्मान राज्य दे सकता है, और विधा संबंधी सम्मान दे सकता है। ठीक है। और इसके अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, कि भाई साहब भारत का यदि कोई नागरिक है वो विदेशी किसी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ठीक। तीसरे की बात करते हैं। कोई विदेशी राज्य के अधीन, इसमें राज्य वही है जो अनुच्छेद 12 में आपको मैंने परिभाषा राज्य की बताई थी। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब यदि वो कोई उपाधि लेता है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, अन्यथा वह उपाधि या सम्मान का हकदार नहीं होगा। ठीक। बात करते हैं चौथे की। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद जो है राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मान लीजिए आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, यदि आपको कोई देश कोई उपाधि, कोई सम्मान या कोई पद देना चाहता है तो इसमें आपको राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। ठीक। अब बात करते हैं। उपरोक्त प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद, जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान साहब, वीर साहब आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये जो है वो एक व्यक्ति को समान होने का एहसास नहीं दिलाते थे, कि भाई साहब राजा साहब जा रहे हैं, दीवान साहब जा रहे हैं, राज बहादुर जा रहे हैं, वीर बहादुर जा रहे हैं, तो आम व्यक्ति को यार ये लगता था कि भाई साहब ये सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं। तो हर व्यक्ति को समान फील कराने के लिए, समान दिखाने के लिए या समान बनाने के लिए ये सब अनुच्छेद 18 द्वारा ये सब जो उपाधियां थी इनको बंद करना आवश्यक था। ठीक। जिससे सारे व्यक्ति
खुद को सबके समान माने। ठीक। अब 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री है। ठीक है। न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है, मतलब न्यायालय द्वारा इन पुरस्कारों को किसको पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री को उपाधि नहीं माना जाता। ठीक। अनुच्छेद 18 में जो वर्णित प्रावधान है उनका इनसे उल्लंघन नहीं होता। इस तरह ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है, मतलब ये जो है समानता का विरोध नहीं करते हैं। ठीक। और यह व्यवस्था भी की गई कि भाई साहब ये सम्मान जिनको मिलेंगे वो इसको ना नाम के आगे और ना ही नाम के पीछे लगा सकते हैं। ठीक है। और अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा। ठीक। अब इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना, मतलब इनकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में। अब 1977 में मोरारजी देसाई साहब के नेतृत्व वाली जनता पार्टी आई। उन्होंने कहा भाई साहब ये सब कोई सम्मान नहीं, बंद करो आप इनको। ठीक है भाई। 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, उन्होंने पुनः इसे स्थापित कर दिया, चालू कर दिया। ठीक। आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। थैंक यू।